बहिष्कार आंदोलन में मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथि भाई लाल सिंह जी, उनकी तमाम पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने डीएनटी समुदाय को इस राजधानी के अंदर एकत्रित करने का जो बीड़ा उठाया। साथियों, इस बात की क्या आवश्यकता पड़ी कि आज राजधानी के अंदर आकर के इस लोकतंत्र के अंदर डीएनटी समुदाय को अपनी आवाज को मुखर करने के लिए लालजी भाई जैसे व्यक्ति ने आगवान होकर के, रतनलाल जी जैसे लोगों ने आगेवान होकर के आप लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया। दुर्भाग्य है इस देश का कि 78 वर्षों के अंदर जिस समाज को इतना अपाहिज कर दिया, जो दर दर की ठोकरें खाता हुआ फिरा, पहाड़ पर्वत और नदियों को छानता हुआ घूमा, सपेरों की भांति सांपों के साथ में खेलता हुआ, लोगों के साथ में अपने जीवन यापन के लिए, रोजी रोटी के लिए जिस तरह से खेल करता हुआ समाज यहाँ तक पहुंचा, ऐसे डीएनटी समाज के लोगों की सूद लेने के लिए जब भारत का ये लोकतंत्र कमजोर साबित हुआ और सवाल साबित हुआ तो किस कारण से हुआ साथियों? दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि आज हमको ये पीड़ा झेलते हुए इस राजधानी के अंदर हमारी आवाज को मुखर देने का काम करना पड़ा। कहां चले गए हमारे वो जनप्रतिनिधि? कहां चले गए हमारे वो एमएलए और एमपी? कहां चले गए हमारे वो मंत्री? कहां चले गए लोकसभा विधानसभा में बैठने वाले हमारे वो रिवाल कहने वाले लोग? कहां चले गए इन समाजों के वो प्रतिनिधि जिस वक्त वोटों का टाइम आता था वो समाज की दुआई देते और समाज की दुआई दे करके अपने वोटों की भीख मांगने के लिए आतुर होते हैं और महाकुंभ जैसे बड़े बड़े आयोजन करवाते हैं। साथियों, क्या आवाज बुलंद करने के लिए क्या हमारी विधानसभा कमजोर हो गई? क्या हमारी लोकसभा कमजोर हो गई? क्या हमारा प्रधानमंत्री कमजोर हो गया? अरे इन डीएनटी समाज के लोगों के साथ में जिस तरह का तुम लोगों ने खिलवाड़ किया है, ये पुलिस प्रशासन और ये जितनी राजधानी के अंदर आज तुम्हारे को जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो कहते हो कि संख्या में ये लोग कम आए हैं। साथियों, मैं एक बात का निवेदन करना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान की आजादी के लिए अंग्रेजों की दास्तान से मुक्ति करवाने के लिए जब गांधी जी मात्र 78 लोगों को लेकर के बिगुल बजाया था उन्होंने साथियों, तो आप तो हजारों लाखों की तादाद में कम से कम यहाँ पर इकट्ठे हुए हो और उस महात्मा गांधी ने हार नहीं मानी और 78 लोगों से 78 लाख बनने में कोई देरी नहीं लगी। इसलिए आप लोगों से मेरा कर्मठ निवेदन है कि अपनी आवाज को मुखर करना चाहते हो, अपनी आवाज को बुलंदी देना चाहते हो, कर खुदी को इतना बुलंद गर्व तुम्हारा चाहे कि खुदा खुद से कहे बोल तेरी रजा क्या है। अपने घर और ढाणियों में जाने के बाद में अपने गांवों पर जब जाते हो, आपके वहां पर जो एमएलए और एमपी आता है, वहां पर आपका मंत्री आता है, आप उससे सवाल करिए कि विधानसभा के अंदर हमारे लिए कितने बोले हो पाए। आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमारे 200 एमएलए, क्या वो 200 एमएलए ना मर्द बन करके वहां पर बैठे हुए हैं? उनको पता नहीं चलता कि भारत के अंदर डीएनटी समुदाय के लिए जब सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रही है कि इन लोगों को इनका अधिकार मिलना चाहिए, क्या हमारी लोकसभा के अंदर बैठे हुए हमारे वो एमपी क्या इतने गूंगे और बोले हैं? क्या विधानसभा में बैठे हुए वो लोगों को सुनाई नहीं देता? उनको ये पता नहीं है कि ये छोटे तबके के लोग आज राजधानी में इकट्ठे हुए हैं और ये आपका बैंड बजा देंगे, आपके चुनाव आने वाले हैं। इसलिए साथियों, याद रखना, अगर डीएनटी समुदाय को कुछ दिलवाना चाहते हो, भले आपके पास में शिक्षा नहीं हो, हमारी एक बहन ने कहा था कि हमारे शिक्षा की कमजोरी रही है, लेकिन साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा की कमजोरी हमारे दूसरे पायदान के ऊपर है। हमारा पहला पायदान है संज्ञेय शक्ति कलयुगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कलयुग आएगा और उस कलयुग के अंदर अगर संगठन की शक्ति से रहोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपकी बात को नहीं मानने के लिए तैयार हो। इसलिए साथियों, आपके पास में आज सबसे बड़ा हथियार है, वो है संगठन की ताकत का। आप यहां से जाने के बाद में प्रश्न उठाइए, प्रश्न करिए, और जब तक आप नहीं बोलोगे, गांव ठाणी और मस्जिद में नहीं बोलोगे, ये लोग आपकी सुनने वाले नहीं हैं। भय के पैर पीछे होते हैं साथियों, ये बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर बैठा लो, और जो भय से भिड़ जाता है वो भय भाग जाता है। और अगर भय से नहीं भिड़े, इन लोगों से नहीं भिड़े, अपने अधिकारों के लिए नहीं भिड़े,
का भय, और अब तक हमारे अंदर ये राजनीति का भय घुसा हुआ है। आज हमारी क्या मनोदशा बनी हुई है। हमारी माताएं बहनें पशु चराने के लिए तो चरवाए जाते हैं, ये बेचारे हमारे भाई जो विभिन्न जातियों से यहाँ पर आए हुए हैं, इनके घरों की स्थितियां देखो। अरे आज भी कहने को तो स्वतंत्र हिंदुस्तान है, लेकिन ये गरीबी और दास्ता के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी गांवों के अंदर इन लोगों की ये स्थितियां बनी हुई है। आज इनके पास में आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, पहचान का कार्ड नहीं है, इनको गांवों से हटा दिया जाता है। गांवों के पास में जब ये कालीमेलिया जाति के लोग जो बैठते हैं, तो वहां पर गांव के सामंतवाद के जो लोग हैं उन गांव से भगा जाते हैं। मैं 30 साल तक पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हूं। मैंने 8 चुनाव लड़े और 7 चुनाव जीते हैं, और मैंने स्थिति इनकी देखी है। बड़ी मुश्किल से मैंने उनके राशन कार्ड बनाए। आज भी वो लोग दर दर की ठोकरें खाते हुए भटक रहे हैं, और ऐसे सैकड़ों परिवार। अरे लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। अरे तुम जाकर के कम से कम गांवों के अंदर तुम्हारे ये कैंप लग रहे हैं, उन गरीबों के झोपड़ों में जाकर के पता करो कि क्या उनके पास में आधार कार्ड है, क्या उसके पास में खाद्य सामग्री का राशन कार्ड है, क्या खाद्य सुरक्षा में उनके नाम है। अरे इन गरीबों को क्या चाहिए? तुम्हारी योजनाओं का लाभ सिर्फ और सिर्फ वो लोग लेते हैं जो व्यवस्था करके चलते हैं, जो चापलूस होते हैं, उन लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में है, और गरीब आज भी भटकते हुए घूम रहे हैं। इन सारी चीजों से निजात दिलाने के लिए भाई लाल सिंह जी ने जो कमर कसी है, इनकी पूरी टीम ने जो कमर कसी है, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। श्री राम, आपको बोलना पड़ेगा। डीएनटी एकता, डीएनटी एकता, डीएनटी समाज, डीएनटी समाज, डीएनटी समाज। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। साथियों, मैं अपनी बात को बीच में विराम दे दिया था। मेरे उफनते हुए ज्वार को मैंने विराम इसलिए दिया कि बीच में हमारे लाल सिंह जी मीडिया बाइट दे रहे थे। साथियों, दुर्भाग्य है इस देश का। यह हमारा दुर्भाग्य नहीं, हम तो जाग चुके हैं, और हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर तुम लोग हमारी सांस नहीं लेना चाहते हो तो ध्यान करना, तुम्हारी चाशनी का समय आ गया है। ये वो डीएनटी समुदाय जिसको तुम अपना मुख्य वोट बैंक मानते हो, लेकिन तुमने उन लोगों को खंड खंड के अंदर विभक्त करके उन जातियों को तोड़ने का काम किया है, उनको बांटने का काम किया है, उनको उपनाम दे करके उनको खंडित करने का काम किया है। यही उपनाम वाले एक होकर के तुम्हारी बैंड बजा देंगे, और ये समय आ रहा है। साथियों, याद रखना, लोकतंत्र का कायदा है। अगर लोकतंत्र के अंदर जिंदा रहना चाहते हो तो लोकतंत्र का कायदा है कि अगर कोई समझाने से नहीं समझता है, अगर कोई समझाने से नहीं समझता है तो उसे नसीहत देनी पड़ती है। और नसीहत देने के लिए क्या करना पड़ता है साथियों? जब इलेक्शन का समय आता है, जब इलेक्शन का समय आता है तो इन्हें गिराना होता है, इन्हें हराना होता है, वहां इनको नसीहत मिलती है। ये लोग सिर्फ वहीं पर डरते हैं, वरना ये किसी से नहीं डरते। इसलिए आप लोगों को तय करना है, अगर लाल सिंह जी और पूरी टीम को मजबूत करना चाहते हो, डीएनटी की जो मांगे हैं उनको मनवाना चाहते हो, ये मांगे मानेंगे। ये क्या, इनका ईश्वर भी मानने के लिए आएगा, इनको मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कसम खानी पड़ेगी कि हम जयपुर से घर जाने के बाद में गांव, ढाणी और मजबे के अंदर एक आवाज फैला दो कि जहां पर भी आपके पास में आपका कोई प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी आता है, कोई मंत्री आता है, कोई भी मीटिंग करता है, उससे पहले उससे सवाल करो कि भाई हमने तुझे वोट दिए थे, हमारे लिए विधानसभा में कितने बोले। अपने अपनी विधानसभा के अंदर जाकर के प्रश्न चालू करो, तब इनको डर घुसेगा। आप ये करके देखिए, आपकी बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं, समय बहुत कम है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र की सफलता का एक राज है
कि कोई भी मुद्दे अड़ियल रूप से नहीं होते। और आज हमारा जो बीएनटी समुदाय के जितने पदाधिकारी हैं वो व्यवस्थित ढंग से आपका काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि इन नेताओं के, मैं नहीं कहता कि आप कपड़े फाड़ो, लेकिन जरूरत पड़े तो कपड़े भी फाड़ने पड़ेंगे। और आप 1 2 4 जगह ये करके देख लो, सिर्फ अपनी नुक्स से, सभ्यता से, अपनी जबान से उनसे प्रश्न चालू कर दो, आपकी बात को उनको जग मार करके मानना पड़ेगा, क्योंकि आगे पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं। और नहीं तो कम से कम पंचायत राज के चुनाव के अंदर इनको पटकर दल बन करके काम कर लो, इनका पार्टियां साफ कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगी कि दूसरी बार ये कम से कम आपकी बात को समझना चालू कर देंगे। मैं मेरी बात को विराम देने से पहले एक बात आपको कहना चाहता हूं, थोड़ा सा इसको खोलना सा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को असेंबली के अंदर बम क्यों फेंकना पड़ा था? आपको भी वो काम करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि हिंसा के रास्ते पर चलो, लेकिन इन गूंगे बहरे एमएलए, एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री, इनकी नींद हराम करने के लिए आपको अपनी आवाज को मुखर करना पड़ेगा। उन्होंने किसी की हत्या करने के लिए बम नहीं फेंका था, क्योंकि उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा था। इसलिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने वहां पर बम फेंका था, और ताकि अंग्रेज सरकार सुने और वो वहां पर गिरफ्तार होकर के खड़े रहे, और अंत में हिंदुस्तान को अपनी आजादी की तरफ उनको जाना पड़ा था। उन्होंने मेरा वॉल्यूम कम कर दिया, क्योंकि शायद उनको भी लग रहा है कि पुलिस प्रशासन तक कहीं मेरी आवाज जाएगी तो कहीं आदमी कहीं उग्र होकर के बात नहीं कर रहा है। मैं उग्र होकर के बात नहीं करूं, बाइक चल रही है, मैं किसी को परेशान करने का काम कर रहा हूं, रोकूंगा इसको। तो साथियों, मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि वक्ता बहुत है। और अंत में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि सवाल पानी का नहीं प्यास का होता है साथियों, सवाल मौत का नहीं सांस का होता है। नेता तो बहुत है, मगर सवाल नेताओं का नहीं विश्वास का होता है। और आपके सामने बैठे हुए बीएनटी की पूरी टीम जो है, ये आपके विश्वास के ऊपर खरी उतरेगी। मेरे पास में जब भी मैं कहीं गया, ये छोटी मोटी बाइक ये तो चलती रहेगी, तो हर आदमी देने के लिए तैयार होगा। इधर से दे दी, इधर से दे दी ना, नहीं बाइक तो इधर मुख्य रूप से दे दिए, छोटे मोटे तो देते रहेंगे। बस पूरा करो, ठीक है, जय हिंद। तो साथियों, मैं अंत में अपनी बात कह करके पूरी करता हूं। जिंदगी में नए लोग हर दम मिलेंगे, कहीं ज्यादा तो कहीं कम मिलेंगे। एतबार सोच कर करना किसी पे, जरूरी नहीं कि बीएनटी जैसी टीम आपको हर जगह मिलेगी। और एक बात अंत में कहना चाहता हूं, मैं जहां पर भी गया वहां पर कई लोगों ने प्रश्न खड़े किए। मैंने एक ऐसी वर्कशॉप के ऊपर सूचना भी देखी कि हमको तो हमारी जगह पर ही ठीक है, हमको कहीं बांटो मत। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं साथियों कि अगर कोई कहता है